हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रीलिम्स नज़दीक है। ऑन 16th of June 2024 वी आर गोइंग टू हैव प्रीलिम्स विच इज जस्ट 1 month फ्रॉम नाउ। आज से पूरे एक महीने के बाद यानी 16 जून को हम सबका प्रीलिम्स है। और वी ऑल नो दैट कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर्स का ओवरव्यू, और आप पिछले ईयर्स में देखो तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए हैं, पर वो बेसिक से पूछे गए। अगर करंट अफेयर में मान के चलो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूछा गया है तो यूपीएससी क्या कर रही है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो बेसिक्स हैं वो चीज पूछ रही है। तो दैट इज हाउ यूपीएससी हैज बीन डेवलपिंग जिस तरह से। तो करंट अफेयर्स भी ऑल नो कि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ काफ़ी बच्चों ने भी मुझसे ये रिक्वेस्ट की हुई थी और आई थिंक ये सबको ये चीज़ मिलनी चाहिए, सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। सो आई अब आज से मैं करंट अफेयर का सीरीज करूंगा और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 से 15 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबके जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और हर एक की अगर आप देखो तो इन्वायरमेंट की जैसे 2 वीडियोस बना लूंगा, इकोनॉमिक्स की 2 से 3, ऐसे करके 10 से 15 वीडियोस में एक ओवरऑल व्यू लग जाएगा आपको कि क्या क्या करंट अफेयर्स अभी चल रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और जो भी ये जो पीपीटी रहेगी, ये पीपीटी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां से पीपीटी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इन्वायरमेंट से। कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में इन्वायरमेंट कवर कर लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। और कुछ भी अगर आपको इसमें लगता है, कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी और आप चाहते हो कि हम प्रीलिम से पहले आप सब क्लियर करें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स सीरीज। करंट अफेयर्स सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले रेड हॉल माइनिंग काफी न्यूज में रही है इस साल। रेड हॉल माइनिंग की बात करें तो काफी न्यूज में, नाम से समझ में आ रहा है रेड होल, दैट इज कि एक होल करके, अगर ऐसे ये हमारा है तो ग्राउंड में एक होल करके उसके थ्रू माइन किया जाता है। इससे क्या माइन किया जाता है, जनरली हमारा जो कोल है वो कोल माइन किया जाता है। एंड दिस इज प्रिवलेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जनरली आप देखो तो मेघालय, वहां पे ये काफी प्रिवेलेंट है रेड हॉल माइनिंग। तो काफी न्यूज में रहा था इसके कंसर्न्स वगैरह से। और अभी ये जनरली ये न्यूज में रेड हॉल माइनिंग इसलिए रहा था क्योंकि आप देखोगे तो उत्तराखंड में जो है हमारा एक टनल जो कंस्ट्रक्शन था, जो 4 धाम प्रोजेक्ट के अंदर एक टनल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो उसमें आप देखोगे कि टनल जो है वो ढह चुका था। तो टनल ढह चुका था तो वहां से जो भी हमारे अंदर में फंसे हुए मजदूर भाई थे, जो भी लेबर्स अंदर में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए इस रेड हॉल माइनिंग का प्रयोग किया गया था। हमने क्या किया था, वहां पे जो टनल है उस टनल में ही, जैसे यहाँ पे है तो उसके अंदर रेड हॉल माइनिंग करके जो उसके अंदर मजदूर फंसे हुए थे, जो भी लेबर्स फंसे हुए थे, उनको वहां से बाहर निकाला गया था। तो इसलिए रेड हॉल माइनिंग काफी न्यूज में। और जनरली देखो क्योंकि अब यूपीएससी वो चीज तो पूछे है कि नहीं, टनल से कहाँ से रेड हॉल माइनिंग करके निकाला गया था, बस मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब क्या देखो यूपीएससी कैसे यहाँ पे गेम खेलेगी। रेड हॉल माइनिंग ये था, बच्चे ये देख लेंगे भाई टनल से यहाँ। यूपीएससी यहाँ पे रेड हॉल माइनिंग की बेसिक्स पूछा कि रेड हॉल माइनिंग कहाँ पे है, उससे क्या निकाला जाता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवर करंट अफेयर्स। सो रेड हॉल माइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जनरली मेघालय में काफी फेमस है। और इसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि चिल्ड्रन काफी एम्प्लॉयड होते हैं, चिल्ड्रन एम्प्लॉयड। तो ये इसलिए काफी ये कंसर्न रहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि रेड होल्स में क्या होता है, कभी कभी जो ये होल बनता है इतना स्लो छोटा होल बनता है कि उसमें एक एडल्ट के अंदर जाकर के वहां से कोल निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जनरली जो चिल्ड्रंस हैं वो इस रेड होल के अंदर जाते हैं और कोल को वहां से निकालते हैं। दिस इज हाउ These are the narrow pits dug into grounds. इसके 2 टाइप हैं, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। जैसे देखो यहाँ बॉक्स कटिंग आपको दिख रहा होगा, काइंड ऑफ ए बॉक्स। इसी तरह दिस इज व्हाट रेड हॉल माइनिंग इज। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रेड हॉल माइनिंग क्या होता है। ये काफी न्यूज में था, तो इसके जो भी बेसिक्स है देख लेना। और कुछ भी आप अगर आप कुछ और भी सोर्सेस फॉलो कर रहे हो तो उससे भी आप एक बार रिवीजन वगैरह करते रहना। बट ये एक वीडियोस एक शॉर्ट है, ये शॉर्टकट टाइप से है ताकि एक आपको रिवाइज करा सकूं, जो भी करंट अफेयर्स पूरे साल में रिवाइज करा सके हम आपको इस सीरीज के थ्रू, ताकि आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके दिमाग में एक बार रहे और ताकि प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आए तो यू कैन अप्रोच दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ये काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010, 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी थ्रू एनजीटी एक्ट, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल को रिलेटेड केसेस हैं, जो भी फॉरेस्ट जो भी को रिलेटेड केसेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को रिलेटेड केसेस, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को रिलेटेड केसेस, उसको ये सॉल्व कर पाए, ठीक है, गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये कंपनसेशन भी दे सकता है, एनजीटी कैन गिव कंपनसेशन फॉर द डैमेज। यूपीएससी ऐसे पूछेगी, एनजीटी हैज नो पावर्स विद रिगार्डिंग टू कंपनसेशन, है कैसे स्टेटमेंट है एनजीटी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो मैं बता दूं क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि आपको कंपनसेशन देता है। सेकेंडली काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इट इज नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये जो है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसीलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने का क्या जरूरत है, हम लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में ही जाकर के भी तो हम लोग वहां पर जाकर के वहां से हम जो भी है रिजल्ट्स थे वो उसके लिए हम वहां पे लड़ सकते थे, पर क्यों ट्रिब्यूनल क्या है कि इट इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, वेयर एज हाई कोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं वो बाउंड होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसीजर से, लॉ से, बट वहीं एनजीटी बाउंड नहीं है और इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो भी केसेस आते हैं उसको ये 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने का यहाँ पे ये काम होता है कि जो भी केसेस आए वी हैव टू डिस्पोज दिस केसेस अंदर 6 मंथ्स। तो ये सारी चीजें को हमें ध्यान में रखना है। और ये चीज एक चीज और यूपीएससी इसमें पूछ सकता है क्या कि एनजीटी ने जो अवार्ड दिया है वो क्या हम लोग कहीं और जाके उसको ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं? तो यस, अपील कर सकते हैं एनजीटी के अवार्ड को। कौन कोर्ट्स? पहले आई थिंक शायद पहले जो भी अवार्ड्स हैं उसको पहले हम लोग हाई कोर्ट्स में अपील करते हैं, उसके बाद फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं एनजीटी के अवार्ड को। तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ अवार्ड को हम लोग अपील कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एनजीटी। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें जो चीज कंपनसेशन वाले पॉइंट ध्यान में रखना, it is bound by principles, guided by principles of natural justice and not bound by code of civil procedure। ये चीज ध्यान में रखना और 6 महीने के अंदर इसमें डिस्पोजल देने होते हैं केसेस को। So this is what we have to keep in mind regarding NGT। Now let's move to the Commission of Air Quality Management, CAQM। ये भी काफी न्यूज में थी, ये हर साल जनरली न्यूज में भी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो हर साल न्यूज में रहता है, ठीक है। So that is why we have to keep in mind in नेशनल कैपिटल रीजन दैट इज दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज। यहाँ सॉरी ये मिस हो गया था, कीप इन माइंड। तो अब देखते हैं। तो देखो पॉल्यूशन मैनेजमेंट इन दिल्ली, वी ऑल नो दैट दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा रहता है। वी ऑल नो सब कुछ रीजन्स भी है कि यहाँ पे ऐसा प्रेशर सिस्टम्स बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। सेकेंडली जो हमारा स्टबल बर्निंग होती है एडजॉइनिंग एरियाज में वो भी ये उससे भी काफी होता है। तो ये सारी चीज तो नॉर्मल है जो आप सब जानते हो, जिस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे देखो, द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर रीजन हैज बीन डन इन पीसेस बाय मल्टीपल बॉडीज। क्या होता है कि जो भी दिल्ली में अभी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो मल्टीपल बॉडीज हो रही है। उसमें एक मल्टीपल बॉडीज क्या है, सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखो सीपीसीबी से भी एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाटर एक्ट, दैट इज वाटर मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन जो भी एक्ट था, वाटर एक्ट ऑफ 1974, इसके थ्रू स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक, काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये तो एयर एक्ट से हुआ होगा, दैट इज एयर एक्ट ऑफ 1981। नहीं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाटर एक्ट 1974। उसके बाद जब एयर एक्ट आया तो उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया गया था, एयर एक्ट में बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था, बट आई थिंक कुछ प्रोविजंस थे उसमें, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दो आप। पर ये ध्यान में रखना कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाटर एक्ट ऑफ 1974, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व स्टेट, इसमें काफी सारे रोल्स होते हैं, काफी सारे बॉडीज हैं, सीपीसीबी है, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, जो भी स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं वो सब काफी एक ये हो जाता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारे CAQM है उसको बनाना यहाँ पे काफी जरूरी हो गया था, ताकि इन सब के बीच एक कोहेरेंस हो पाए और जो भी इतने सारे बॉडीज के बीच जो प्रॉब्लम हो वो ना हो। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है इट इज मॉनिटर्ड बाय ए जजमेंट, इट वाज मॉनिटर्ड आफ्टर ए जजमेंट। एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके तहत ये सारी चीज का मॉनिटरिंग होता है। उसी के तहत उसमें जो गाइडलाइंस कुछ सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसी के तहत वहाँ पे गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग पे काफी फोकस किया था।
वो जो जजमेंट था दैट वाज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। इसको ध्यान रखना, जैसे जनरली अभी क्या मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो भी आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताइए, तो वहां पे भी आप ये सबको मेंशन कर सकते हो, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 1988। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। अब बढ़ते हैं CAQM के अंदर, ठीक है, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। It is the most powerful air pollution monitoring body set up by center to date। सबसे powerful ये pollution monitoring body है, और it is ruling by the commission on air pollution will override anything contained in another law। कोई भी law में जिससे pollution monitoring होती है उन सबसे powerful CAQM है, अगर इसमें कुछ ruling आती है तो वो सबको override कर सकती है, ठीक है, और कुछ भी जो भी पॉल्यूशन के मैटर में कुछ भी सबको सुपरसीड भी कर सकती है, तो काफी पावरफुल बॉडी है ये, या फिर कह सकते हो काफी पावरफुल कमीशन है ये। इसका मेन पर्पस क्या है वो सब जानते हैं हम लोग, इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये मॉनिटरिंग स्टेबल बर्निंग का भी जो मॉनिटरिंग है उस पर भी काफी फोकस करता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज वगैरह को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, खैर ये सब ऊपर से आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें करता है, पर इसको एक चीज आप जनरली ध्यान रखना कि इट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, ठीक है। काफी बार इसको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए, कोई और बॉडी दे दिया जाएगा, उस पर दे दिया जाएगा इट कैन सुपरसीड द डिसीजन ऑफ CAQM। आपको ध्यान रखना है सबसे पावरफुल बॉडी है, और ये किसी भी बॉडी अदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स या बॉडी के डिसीजन को सुपरसीड कर सकता है और उसको ये चेंज कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। अब इसे कंपोजिशन के देखें तो इट इज हेडेड बाय फुल टाइम चेयरपर्सन। जो इसके चेयरपर्सन होंगे उनका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन के फील्ड में एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर ये और नहीं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 साल का, या तो उनका एनवायरमेंट फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो अगर एनवायरमेंट फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए। दिस इज व्हाट चेयरमैन हैज टू बी, इसको ध्यान में रख लेना आप। उसका चेयरमैन के साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरीज हो गई है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स, आप जो भी बोलो, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स रहेंगे कहाँ के, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जनरली आप देखो नेशनल कैपिटल रीजन में यही सारे स्टेट्स आते हैं, और जनरली स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम भी पंजाब हरियाणा में काफी देखने को मिलता है, इसलिए ये सारे स्टेट्स का रहना काफी जरूरी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ मेंबर्स रहेंगे, और एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा नीति आयोग से भी रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एक ऊपर ध्यान रखना, चेयरपर्सन का ध्यान में रखना, और ये सारे स्टेट्स रहेंगे, नीति आयोग और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट CAQM। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ CAQM। 3 मेंबर्स रहेगी स्टेक होल्डर्स, सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन अपार्ट फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री। सारे मिनिस्ट्री देखो, इसमें CAQM का मेन फोकस क्या था कि जो भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, सब अपना अलग अलग काम करें, तो उसको एक प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म किया जाए, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। तो सारे मिनिस्ट्रीज भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नेचुरल गैस, तो इसको अपना ध्यान में रखना, पर जनरली ध्यान रखना कि और सारे मिनिस्ट्रीज भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। एक और डस्ट सप्रेसेंट्स काफी न्यूज में, देखो डस्ट तो दिल्ली में काफी न्यूज में रहता है, वी ऑल नो दैट PM2.5, PM10 दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 काफी न्यूज में रहता है। तो एक आई थी अभी न्यूज में कि अगर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम को डस्ट में मिला दिया जाए तो वो एब्जॉर्ब करता है डस्ट को ज्यादा, और इट हेल्प्स टू सेटल द डस्ट, सेटल एंड एब्जॉर्ब द डस्ट। तो ये भी काफी न्यूज में रहा था, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ध्यान में रखना है इसे आप। उसका एक और चीज जो काफी न्यूज में, दैट इज मैरीन हीट वेव। वी ऑल नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ए मेजर कंसर्न नाउ, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा मैरीन हीट वेव है, जो लैंड हीट वेव तो हम सब जानते हैं, जो हमारे लैंड पे हीट चल रहा है, और प्लस जो मैरीन हीट वेव है दैट इज कि हमारा मैरीन एरियाज में, दैट इज जो सीज है, हमारा ओशन से, वो भी हीट हो रहा है, वो भी गर्म हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए आप देखो एल नीनो वगैरह सब कितना फ्रीक्वेंट हो चुका है, दिस इज ऑल द रीजंस ऑफ ड्यू टू मैरीन हीट वेव। तो ये भी काफी न्यूज में रहता है, अभी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज हर साल न्यूज में रहता है। ये देख सकते हो आप, जो एरियाज है मैरीन हीट वेव का, वो आप देख सकते हो कितना है। और अप्रैल में ऐसा देखा गया सी सरफेस टेम्परेचर रीच 21.1 डिग्री सेल्सियस, ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस इन 2016 में एक रिकॉर्ड बना था 21 डिग्री सेल्सियस का, उसको भी सरपास कर चुका है। दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर जो हो चुका है दैट इज 21.1 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से क्या हो रहा है, मैरीन हीट वेव हो रहा है। और ये सब एरियाज आप देख सकते हो हीट वेव वाले, दीज आर द एरियाज। खैर उतना इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है, बस जनरली ध्यान में रखना, मरीन हीट वेव भी काफी है और इस साल सबसे अधिक हीट हुई है। तो व्हाट इज मरीन हीट वेव? इट इज द हीट वेव इज एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, आप सब जानते हैं। इट ऑकर्स व्हेन
सरफेस टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ सी राइजेस टू 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। जो भी सरफेस टेम्परेचर है सी का वो 3 से 4 डिग्री राइज हो जाता है, तो उसको हम लोग मेरीन हीट वेव्स कहते हैं। इट कैन लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स एज पर यूएस गवर्नमेंट एजेंसी नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलो उतना ध्यान नहीं रखना, पर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री जब बढ़ जाता है तो इट इज मरीन हीट वेव। लैंड हीट वेव भी है, उसको भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि हीट वेव भी काफी न्यूज में है। तो उसमें भी दैट इज की जो 40 डिग्री सेल्सियस वगैरह है, जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से लैंड हीट वेव को डिफाइन करता है, कितने टेम्परेचर रहता है, अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वहाँ पे हीट वेव वो कंसीडर करता है। तो ये सब चीज को भी ध्यान में रखना है हमें। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है मरीन हीट वेव का? वी ऑल नो दैट सबसे पहले तो डिवास्टेटिंग फिश किल्स हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि ट्रोपिकलाइजेशन वाला एक इशू हो रहा है, दैट इज ट्रोपिकलाइजेशन। दैट इज कि यहाँ पे जो भी ट्रॉपिकल एरियाज में फिशेस हैं, यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि ये सब माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स टेम्परेट एरिया। तो टेम्परेट एरियाज के भी जो भी ऑर्गेनिज्म में फिशेस है वो सब माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स पोलर एरियाज। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे इतना हीट बढ़ते जा रहा है तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी हमारा फूड चेन्स है, फूड वेब्स है, जो भी इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी है ओशंस का, उसमें भी काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिश किल्स काफी देखने को मिल रहा है। केल्व फॉरेस्ट जो है हमारा वो काफी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वी ऑल नो दैट केल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्स, ठीक है। केल्व जो हमारा अंडर ओशन फॉरेस्ट है। कोरल ब्लीचिंग काफी हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, तो कोरल को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल के अंदर क्या होता है, जो हमारा कोरल पोलिप होता है उसके अंदर एक एल्गी होता है, दैट इज जूजेंथेलाई। अब क्या होता है, जब भी हीट होता है तो ये एल्गे जो है इट इज एक्सपेल्ड बाय द कोरल, दैट लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग, और इससे काफी कोरल डेथ भी होता है। तो कोरल ब्लीचिंग अनदर इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू मैरीन हीट वेव। इनवेजिव एलियन स्पीसीज काफी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल हीट तो बढ़ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल स्पीसीज है वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बट एज इन दीज इनवेजिव एलियन स्पीसीज आर मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग हीट, वो काफी अधिक टॉलरेंट रहते हैं, दे आर मोर टॉलरेंट कंपेयर टू नॉर्मल स्पीसीज, तो वहां पे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इनवेजिव एलियन स्पीसीज का भी ये बढ़ रहा है, ठीक है। और इस पे बिहेवियर चेंज हो रहा है काफी वाइल्ड लाइफ का, जो भी हमारे ओशन के वाइल्ड लाइफ है, तो इससे काफी हार्म हमें मिल रहा है। सो दीज आर द कॉमन इंपैक्ट्स ऑफ मरीन हीट वेव। ह्यूमंस पे भी काफी हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, हीट अधिक हो रहा है तो वहां पे और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम्स बन रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, साइक्लोन्स वगैरह काफी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, काफी फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स हो रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स हो रहे हैं। दे आर दीज हीट वेव्स आर मेकिंग साइक्लोन्स काफी स्ट्रॉन्गर, उससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। साइक्लोन्स के साथ हैवी विंड्स, हैवी रेनफॉल, सो इससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, कोरल रीफ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे फिशेस वगैरह का भी प्रॉब्लम है। जो फिशिंग, देखो क्या हो रहा है, हीट काफी ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे फिशेस थे वो एक्सपेल किए जा रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो कोरल के अंदर जो फिशेस थे वो सब वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो जो फिशिंग कम्युनिटी है उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। फिशिंग वगैरह पे जो ब्लू जो ओशन बिजनेस है, ब्लू इकोनॉमी है, उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू हीट वेव। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन जैसे तो हाइबरनेशन होता है हमारा, हाइबरनेशन की तरह ही सिमिलर होता है हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो भी हमारे स्पीसीज रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं तो वो एक काइंड ऑफ पॉज ले लेते हैं, काइंड ऑफ लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वेरी लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चले जाते हैं टू सर्वाइव दिस एक्सट्रीम कंडीशन, टू एस्केप दिस एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यूरिंग extreme conditions. It is very similar to hibernation, that is estivation. इस चीज को ध्यान में रखोगे आप। It is the biological phenomena whereas the animal enters a long period of dormancy or inactivity response to high temperature or even जो भी है कोई भी प्रॉब्लम्स है, हाई टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई अदर एडवर्स कंडीशन आता है, तो वहाँ पे एनिमल्स एस्टिवेशन जाते हैं। तो दे टेक शेल्टर इन कूल अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट, बरोज कोकून में शेल्टर ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको वो काफी स्लो कर देते हैं, एकदम निग्लिजिबल पेस पे कर देते हैं ताकि उनके अंदर जो भी एनर्जी है उसको कंज्यूम कर सके और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर सके, और जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है उसको एस्केप कर सके। कॉमनली देखो आपको वेस्टर्न अफ्रीकन लंगफिश, डेजर्ट टर्टोइज, इन सब में देखा जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज और है, क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग आर्टिक
ग्राउंड स्कॉलर्स हाइबरनेशन पैटर्न, ये भी है, दो क्लाइमेट चेंज की वजह से हाइबरनेशन पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो भी देखो जो भी एनिमल्स होते हैं उनको तो कुछ टाइम का अंदाजा नहीं, देखो 6 महीना एनिमल्स को आप बोल दो कि जाके 6 महीना टाइम देख के भाई तुम हाइबरनेट कर लो, तो दे डोंट नो अबाउट टाइम। तो जो भी टेम्परेचर चेंजेज है उन सबको वो ध्यान में रखते हुए हाइबरनेट करते हैं, पर क्योंकि अब क्लाइमेट चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं तो उन सब चीज़ पे वो काफ़ी ये कंफ्यूज हो गए हैं, उनको टेम्परेचर से ज़्यादा पता चलती नहीं है, तो इससे उनके हाइबरनेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। हाइबरनेशन क्या है, जिससे मैंने भी सिंपल देखा, ग्रेटली रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू अडेप्ट टू एस्केप सम एक्सट्रीम कंडीशंस। ये बैट्स, बियर्स, हेजहॉग्स, रोडेंट्स ये सब में कॉमन है। नाउ थैलियम पॉइजनिंग, तो ये भी न्यूज़ में था। जनरली क्या हुआ था कि एक फैमिली है, उसमें जो है आप देखोगे तो थैलियम पॉइजनिंग से एक जो कोई, अब उतना डिटेल में मुझे न्यूज़ नहीं पता, पर एक फैमिली है उसमें थैलियम पॉइजनिंग केस देखा गया था कि मतलब जो फादर का फैमिली का उसने पूरे फैमिली में थैलियम दे दिया था फूड में समथिंग में, ताकि और उससे क्या हो रहा कि सारे पूरे फैमिली को प्रॉब्लम होगी। तो जैसे देखो यहाँ पे उनकी एक वाइफ जो थी वो कोमा में चली गई, दैट इज वाज थैलियम पॉइजनिंग। तो उसको ध्यान में रखना, इंसिडेंट को बस आपको ध्यान रखना है। थैलियम के बारे में कुछ चीजें देख लो। इट इज ए सॉफ्ट, हेवी एंड इलास्टिक मेटल। इट इज टेस्टलेस, इसीलिए क्या होता है टेस्टलेस होता है, एंड इट इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसलिए इसको आप देखो पॉइजनिंग करना काफी आसान होता है, फूड वगैरह में भी मिला सकते हो, इसका कोई टेस्ट नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इट इज हाईली यूज्ड बाय द मर्डरर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोमीटर्स, प्रीसियस ज्वेल्स, इसलिए उसका रेगुलेशन भी नहीं है, मार्केट में ये मिल जाता है क्योंकि इसका काफी यूज है, काफी हाई फर्टिलिटी रहता है इसका, काफी सीवियर है। तो थैलियम पॉइजनिंग ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट इज मार्स क्वेक। जैसे अर्थक्वेक होता है उसी तरह मार्स में ऑब्जर्व किया गया है क्या, मार्स क्वेक, दैट इज शेकिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मार्स। तो इससे ये पता चलता है मार्स क्वेक से कि मार्स के अंदर भी जो अर्थ लाइक डिवीजन ऑफ लेयर्स हैं। ठीक है, मार्स क्वेक से ये हमें पता चलता है। इससे हम लोग मार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। तो मार्स क्वेक अभी देखने को मिला था। शेक्स एंड सरफेस ऑफ शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ मार्स इज कॉल्ड मार्स क्वेक। लार्जेस्ट एवर वाज रिकॉर्डेड इन 2022। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि टॉक्टोनिक फोर्सेस जो है वो मार्स के इंटीरियर में भी है। इससे हम लोग मार्स के जो भी इंटीरियर है उसको हम लोग को स्टडी करने में काफी हेल्प करता है। तो दिस वाज अबाउट मार्स क्वेक। बेलेम डिक्लेरेशन, ये काफी न्यूज में, उसको भी अच्छे से देख लेना। रिसेंटली बेलेम इज ए प्लेस इन ब्राजील, तो वहां पे भी बेलेम डिक्लेरेशन हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। अभी क्या होता है, तो इससे पहले जो ब्राजील में गवर्नमेंट थी वो काफी उसने कमर्शियल यूज करने पे रेन फॉरेस्ट में उन्होंने काफी फोकस किया था। उनके जो भी लीडर थे उन्होंने बोला था नहीं काफी कमर्शियल यूज करो। पर अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है तो उसमें जो गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जो न्यू गवर्नमेंट ब्राजील में आई है, तो उनका फोकस है क्या कि अब जो भी चीजें वो कमर्शियल नहीं, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, फॉर द प्लानिट। इसलिए उन्होंने उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो भी कंट्रीज है उन सबके साथ मिले और बेलेम डिक्लेरेशन वहां पे हुआ। तो ध्यान रखना, इट इज रिलेटेड टू अमेजन रेन फॉरेस्ट। देखो जो ये कंट्रीज है, बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गुआना, सरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सब जो है ये बेलेम डिक्लेरेशन के पार्ट बने। द कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज फॉर द फॉर कंजर्वेशन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज यहाँ बताया था कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है, एवरी कंट्री इज बॉर्डरिंग टू ब्राजील एक्सेप्ट पेरू एंड इक्वाडोर। पेरू एंड इक्वाडोर को छोड़ के जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है सब ब्राजील को बॉर्डर करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, मैपिंग क्वेश्चन भी आ गया ब्राजील को लेकर के, तो आप यहाँ से एक हिंट ले सकते हो कि पेरू और इक्वाडोर जो है वो ब्राजील को बॉर्डर नहीं करता है। तो दिस वाज अबाउट बेलेम डिक्लेरेशन। देखो ऐसे भी आप सब जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। तो इसलिए बेलेम डिक्लेरेशन काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया था। और ऐसे भी देखो इन्वायरमेंट में आप देखो तो अमेजन रेन फॉरेस्ट दो तीन एरियाज जो वर्ल्ड में वो काफी फेमस है। जैसे हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया, फिर इंडोनेशिया वाला इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हो गया, सॉरी पेरू नहीं होगा यहाँ, इक्वाडोर एंड चाइल्ड, गलती से मैंने पेरू लिख दिया था। इक्वाडोर एंड चाइल्ड आर द ओनली कंट्रीज विच डू नॉट बॉर्डर ब्राजील। सो आई होप इसको ध्यान में रखना, इक्वाडोर और चाइल्ड ऐसे दो कंट्रीज है जो ब्राजील को बॉर्डर नहीं करते हैं। सॉरी मैंने गलती से पेरू लिख दिया था।
सो दिस वाज अबाउट बेलम डिक्लेरेशन। अमेजन फॉरेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू 1.3% ऑफ प्लैनेट सरफेस, 4.1% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस एंड 10% ऑफ होस्ट 10% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड सम मोर। ठीक है, तो अमेजन रिवर भी यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अमेजन रिवर है इन वर्ल्ड, यू शुड कीप इन माइंड। सो दिस इज अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसको ध्यान में रखना है आपको। मीथेन इमिशन, ये भी काफी न्यूज में है क्योंकि ऑल नो दैट जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है वो दैट लीड्स हाईली टू मीथेन इमिशंस, काफी कंट्रीब्यूट करता है वो मीथेन इमिशन से। तो अभी जेनेटिकली इंजीनियरिंग कुछ एनिमल्स का यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा था जो कि कम मीथेन इमिशन करे, तो इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लाइव स्टॉक अकाउंट फॉर 14.5% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। मीथेन इज द सेकेंड बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो देखो जेनेटिक्स का यूज करके हम लोग ऐसे डायरी कैटल को हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं दैट इमिट लेस मीथेन, तो इसलिए ये न्यूज में था, इसको ध्यान में रखना है हमें। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये न्यूज में था। देखो एक और चीज न्यूज में दैट इज कार्बन ट्रेडिंग। तो यू शुड नो कि कार्बन ट्रेडिंग आखिर होता क्या। मान के चलो यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज हैं, इस इंडस्ट्री की कार्बन एमिशंस काफी अधिक है और ये इंडस्ट्री की कार्बन एमिशंस थोड़े कम है, दैट इज जो लिमिट है मान के चलो कार्बन एमिशंस, तो ये इंडस्ट्री इतना कार्बन इमिट कर रही है, ये इंडस्ट्री लिमिट से कम कार्बन इमिट कर रही है। तो यहाँ पे दिस कंट्री कैन ट्रेड कार्बन विद दिस कंट्री, तो एक दूसरे के साथ ये कार्बन ट्रेड कर सकते हैं। ये जो कंट्री ने जिसने अपने इमिशंस को बचा के रखा हुआ है, जिनको जो कम इमिट कर रही है, वो जो उस कंपनी जो कि अधिक इमिट कर रही है उसको अपने कार्बन को ट्रेड कर सकती है। दिस इज व्हाट कार्बन ट्रेडिंग इज, इसको ध्यान में रखना। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज भी काफी न्यूज में था। देयर आर जनरली टू टाइप्स होते हैं, पॉइंट सोर्स कार्बन कैप्चर, एक होता है डायरेक्ट एयर कैप्चर। ठीक है, इसमें कैप्चर करके सीओ को किसी स्मोक स्टैक वगैरह सब में भेज दिया जाता है एंड इट रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखना पॉइंट सोर्स है और एक डायरेक्ट। पॉइंट सोर्स क्या मतलब जहां कार्बन कैप्चर को निकलने से पहले जहां निकल रहा है वहीं से हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं, और डायरेक्ट कैप्चर में क्या ये पूरा निकल चुका है कार्बन फिर एटमॉस्फेयर में, फिर वहां से स्टोर कर रहे हैं। दीस आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बन कैप्चर एंड इट्स स्टोरेज। इसमें तो जनरली क्या है, तो जो भी कार्बन है उसको हम लोग कैप्चर करके कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, जो अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस हैं, जो कि पहले जो कोई अनयू जो पहले पुराने क्या हमारे कुछ हो सकता है कुछ माइंड एरियाज हैं, उन सब के अंदर हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये भी न्यूज में था। जनरली ऐसा भी देखा गया है कि जो कमिटमेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट को लेके वो काफी कम है, और पूरी तरह से क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें बिलियंस और ट्रिलियंस चाहिए, इसलिए न्यू कमिटमेंट्स की हमें जरूरत है। दैट इज व्हाई न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, इस तरह से ये न्यूज में आया था कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हम लोग और फंड प्रोवाइड कर सकें ताकि वो क्लाइमेट को टैकल कर सकें। अरेबियन सी साइक्लोन्स, देखो अभी जनरली देख रहे हो कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स काफी बढ़ते जा चुके हैं। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना, अरेबियन सी इज इन वेस्टर्न कोस्ट, तो जनरली होता है कि वेस्टर्न कोस्ट इज कूलर देन द ईस्टर्न कोस्ट, विच इज कूलर देन ईस्टर्न कोस्ट। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट से कूलर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी अमाउंट ऑफ साइक्लोन्स इन द वेस्टर्न कोस्ट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज द यहाँ पे कूलर वाटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। बट अब क्या है, क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू मैरीन हीट वेव्स, अरेबियन सी का भी टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है और वहाँ पे साइक्लोन्स की जो संख्या है अरेबियन सी में वो भी काफी बढ़ चुकी है। तो देखो बे ऑफ बंगाल से क्यों होता है, क्योंकि अरेबियन सी इज हिस्टोरिकली कूलर देन बे ऑफ बंगाल, इसीलिए वहां पे साइक्लोन्स उतने डेवलप होते हैं तो वो लैंड तक नहीं पहुंचते हैं। तो नियरली 48% ऑफ साइक्लोन्स दैट हियर आर नेवर रीच्ड इन लैंड, मतलब अगर अरेबियन सी में जितने साइक्लोन्स बन रहे हैं उसमें से 48% तो लैंड तक पहुंचते नहीं है। वहीं बे ऑफ बंगाल में 13% ही लैंड तक नहीं पहुंचते, मैक्सिमम साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल रीचेस लैंड। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक तो ये प्रॉब्लम है, सेकेंडली यहाँ पे एक वार्निंग देने की भी प्रॉब्लम हो जा रही है। जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह जो वार्न करते हैं अगेंस्ट साइक्लोन्स, तो वो भी ठीक से वार नहीं कर पा रही, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो देखती है कि जो भी हमारा अरेबियन सी का साइक्लोन्स है वो पहुंचती ही नहीं लैंड तक। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर वो ज्यादा बार बार वार्न कर देते हैं और साइक्लोन्स ना आए तो उससे भी प्रॉब्लम है, फिर वार्निंग की वैल्यू कम हो जाएगी, और ना वार्न करे साइक्लोन्स आ जाए तो उससे प्रॉब्लम है। तो एक इस वार्निंग की प्रॉब्लम्स काफी यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर और क्या फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं अरेबियन सी के साइक्लोन्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अरेबियन सी। ठीक है,
सब सरफेस टेम्परेचर्स काफी उसके बढ़ रहे हैं, तो इससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रिडिक्शन मॉडल्स में काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड। हीट एक की फैक्टर, वी ऑल नो दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट द ओशन लेयर्स ऑफ द अरेबियन सी इज हीटिंग रैपिडली, और उससे वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पे साइक्लोन काफी फ्रीक्वेंट हो जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे कन्वेंशनली और नहीं होते थे पर अब होने लगे हैं। ट्रेस वॉर्टेक्स, ये भी काफी न्यूज हुई है। एक सी का एरिया, इधर से भी ट्रेस आ रहे हैं, इधर से भी ट्रेस आ रहा है, सब आकर ट्रेस यहाँ पे एक सी के इस एरिया में जमा हो जा रहा है। तो दिस इज नॉन, दिस जो आपको फोटो दिखी, दिस वाज ऑफ पैसिफिक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये कैलिफोर्निया और जापान के बीच ये पैच है, जो आप यूएस देखोगे तो यहाँ पे मान के जो हमारा जापान है, इधर यूएस है, तो इसके बीच में ये पैसिफिक ओशन में ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इधर से भी सारे गार्बेज, इधर से भी सारे गार्बेज फ्लो करेंट्स के साथ आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफी न्यूज में था, काफी ज्यादा वहाँ पे जो ट्रैश की अमाउंट है, जो गार्बेज का अमाउंट है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। इवोट्रांसपिरेशन दैट इज वी ऑल नो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये भी अभी न्यूज में था। देखो इवोट्रांसपिरेशन का, तो दैट इज इवोपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। देखो ये जनरल क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछ सकता है, ठीक है, इसका न्यूज में रहना नहीं रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इवोपोरेशन दैट इज नॉर्मल जो भी हमारा वाटर है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ट्रांसपिरेशन क्या है, तो जो भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रही वाटर, जो लीफ से वो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो स्टोमाटा होता है उससे जो वाटर वेपर निकलता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये वाटर साइकिल के जो प्लैनेट के वाटर साइकिल का रिदम उससे काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख रहे हो कि जिस तरह से काफी ज्यादा पेड़ कट रहे हैं तो उससे ट्रांसपिरेशन साइकिल्स में काफी इफेक्ट पड़ रही है, ट्रांसपिरेशन साइकिल्स में काफी इफेक्ट पड़ रही है, और इनडायरेक्टली इवेंचुअली क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर साइकिल है उसमें काफी इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए काफी न्यूज है। क्या इफेक्ट करते हैं वो ट्रांसपिरेशन को, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड्स, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सब ये इफेक्ट करते हैं वो ट्रांसपिरेशन को। अब बढ़ते हैं क्लीन एनर्जी की तरफ। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, इट वाज इन न्यूज। जनरली देखो अभी आप देख रहे हो कि किस तरह से हमारा इंडिया ने काफी सारे गोल्स लिए हुए हैं, जिसमें कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो वो है बढ़ाना है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को घटाना है। अभी अगर आप देखो तो अराउंड 60%, अराउंड 51% जो इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स फ्रॉम जो कोल बेस्ड है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जनरली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो अराउंड 60% जो है आप देख रहे हो उससे, और जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस में अराउंड हाफ ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेस में अराउंड 50% ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस किससे आते हैं, हमारे सोलर से आते हैं, एंड 1/3 ऑफ रिन्यूएबल सोर्स किससे आता है, हमारे हाइड्रो से आता है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और अराउंड 51% तो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है, इसको हमें डिक्रीज करना है और रिन्यूएबल सोर्सेज को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये गवर्नमेंट का गोल भी है 2070 तक हमें क्या हो जाना है, 2070 तक तो नेट जीरो कार्बन इमिशन से हमें रीच करना है। तो इसलिए काफी ये था कि हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्लान को ये करें, डाइवर्ट कर सके टुवर्ड्स सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, सो दैट ये हमारा जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग मीट कर सके। 45% का भी गोल है हमें कि 45% जल्द से जल्द हमें मीट करना है तो विथ रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन फेयर, ये काफी न्यूज में है। तो ग्रीन फेयर एक्चुअली होता क्या है, दीज आर द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको देख लेना। ग्रीन फेयर देखो क्या था, अभी लुफ्थांसा ने ग्रीन फेयर लगाया था, उसमें क्या था कि देखो क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से काफी अधिक, देखो आप देख सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से काफी अधिक हमारा जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है, जो भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, फ्यूल्स की बर्निंग है काफी अधिक होती है। तो जो लुफ्थांसा है ग्रीन फेयर था उसमें क्या था कि जो भी हमारा नॉर्मल टिकट का फेयर है, कस्टमर्स उससे थोड़ा अधिक पे कर सकते हैं, दे कैन पे मोर देन द नॉर्मल फेयर्स, और जो एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट विल बी यूज्ड एज क्रिएटिंग ग्रीन बेल्ट्स, जो भी ग्रीन बेल्ट्स है, ग्रीन एनर्जी है, एफॉरेस्ट्रेशन के काम, जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उस एक्स्ट्रा पेडेड मनी जो कस्टमर अपने फेयर में पे करेंगे उसका यूज किया जाएगा, दैट इज व्हाट ग्रीन फेयर इज, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ग्रीन फेयर्स टू अलाउ कस्टमर्स इंक्लूड ऑफसेटिंग ऑफ फ्लाइट रिलेटेड CO2 एमिशंस, काफी एमिशन होता है, जैसे मैंने बोला काफी फ्यूल की बर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा इसमें आप एक्स्ट्रा पे करोगे फेयर में तो दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स ग्रीन प्रोजेक्ट, इसलिए इसका नाम है ग्रीन एयर फेयर। I-STAR-C इनिशिएटिव भी रिसेंट इनिशिएटिव था इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सब जानते हैं, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर विद फ्रांस, इंडिया फाउंडिंग मेंबर विद फ्रांस, इसी का इनिशिएटिव है एक I-STAR-C।
तो इसमें हम लोग ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके साथ साथ जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ओवरऑल हमारा फोकस क्या है, जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जा सके। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज इन न्यूज G20 में, रिसेंटली ये न्यूज में था, ठीक है। तो इसमें जो भी कंट्रीज थे उन्होंने एक अलायंस बनाया ताकि वो लोग जो बायोफ्यूल्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज बढ़ा सके। ये था G20 में, ये काफी था, ये भी इंडिया में जो G20 भी उसके लिए काफी था। G20 का इस बार जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम महाउपनिषद, इसको ध्यान में रखना, यूपीएससी पूछ सकता है, इट कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन। जैसे एक बार सत्यमेव जयते के बारे में पूछ लिया था, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। इसी तरह वसुधैव इससे भी पूछ सकते हैं, वो महाउपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो इसमें जो कंट्री फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया, यूएस एंड ब्राजील, जो ये 3 कंट्रीज ये फाउंडिंग मेंबर्स है। और लेटर इट वाज ज्वाइंड बाय अर्जेंटीना, कनाडा, इटली एंड साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स है, इंडिया, यूएस एंड ब्राजील। ब्राजील तो ऐसे भी काफी अधिक बायोफ्यूल में प्रोडक्शन में है, बिकॉज वहाँ पे आप देखोगे जो शुगर केन, जो भी हमारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, चाहे ब्राजील हो, चाहे दे आर हाई प्रोड्यूशन ऑफ शुगर, तो वहाँ पे जो शुगर का जो मॉइसेस रहता है, शुगर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, उससे बायोफ्यूल्स बनाने में काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ब्राजील यहाँ पे काफी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में भी काफी इंडिया एंड ब्राजील आर द फाउंडिंग मेंबर्स, इसको ध्यान रखना है। लेटर कौन कौन ज्वाइन किया, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका। ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट तो ये हर साल अभी न्यूज में। इट इज लॉन्च्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री टू क्रिएट ए मार्केट बट इंसेंटिव फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन, नॉट जस्ट फॉर कार्बन इमिशन रिडक्शन। जो भी इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन, अगर कोई कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन कर रही है एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए, तो उसको वहां पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रीन क्रेडिट। तो इसलिए ये अभी काफी न्यूज में था। कंपनीज नेशंस कैन क्लेम कार्बन क्रेडिट्स इफ दे टेक एक्शन टू रिड्यूस कार्बन। जैसे कार्बन फुटप्रिंट को आप कम करोगे तो आपको क्या मिलता है, कार्बन क्रेडिट। उसी तरह अगर आप कुछ ग्रीन काम करोगे, ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव्स कुछ लोगे, चाहे एनवायरमेंटल एक्शन, चाहे जो वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इंप्रूवमेंट, जिससे कि जो हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट है उस पर डेवलपमेंट है, तो उसको हमें क्या मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट्स मिलेगा। सर इट इज सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स कब मिलते हैं, जब हम लोग कोई इंडस्ट्री अगर कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करे तो उसको कार्बन क्रेडिट मिला जाता है। उसी तरह अगर कोई ग्रीन इनिशिएटिव्स में काम करे तो उसको क्या मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट। सो दैट इज ऑल। जो भी जितने भी आज हमने टॉपिक्स कवर किया, आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड और भी 1-2 क्लासेस में लूंगा। इसमें मेरा यही एम रहेगा कि जो स्लोली कम टाइम में आपको एक रिवीजन करा दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लेट अस नो। और रही बात ये पीपीटी की, तो इसको मैं आपके अब जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से वहां से पीपीटी ले सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।